डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं, वी आर स्टडीइंग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कल हमने शुरू किया था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमने एक इफेक्ट कल डिस्कस किया, दैट वाज इंडक्टिव इफेक्ट। आज हमें इसका दूसरा इफेक्ट डिस्कस करना है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इसमें क्या होता है? इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। या यूँ कहिए कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वही तो मल्टीपल बॉन्ड हो गई। उसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से जो पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। हम ये जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर नॉट हेल्ड स्ट्रांगली, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर कंपेरेटिवली लूजली बॉन्डेड बिटवीन द टू एटम्स। तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो जब यही पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, यानी जब इस पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड पे इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, इसका मतलब हुआ जब किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड मौजूद है, फिर हम इस पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड पे किसी भी अटैकिंग रिएजेंट को इस पे डाल देंगे, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो। तो इस इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं टू वन ऑफ द एटम्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of multiple bond in presence of an attacking reagent towards one of the atoms, दो में से जिन दो एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इन्हीं दो में से एक इलेक्ट्रॉन की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। तो टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स, यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी अगर मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान होगा, फिर इन दो एटम्स में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा उसी की तरफ अक्सर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाता है। तो ऐसा इफेक्ट जब प्रेजेंस ऑफ रेजेंट में, रेजेंट की मौजूदगी में जब पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो जाते हैं टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स, तो इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज दिस इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें एक बात नोट करके रखिए कि जिस वक्त इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। यानी जब हम कोई रिएजेंट डाल देते हैं तो उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर हम रिएजेंट को रिमूव करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इफेक्ट है, इट इज़ नॉट ए परमानेंट इफेक्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, बट इट इज़ ए टेम्पररी इफेक्ट। इट इज़ ए टेम्पररी इफेक्ट। तो ये जो टेम्पररी इफेक्ट है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इसके भी दो किस्म हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, दूसरे को कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। अब देख लीजिए प्लस ई इफेक्ट किसको हम कहेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, सपोज दिस इज अ कंपाउंड इन विच टू कार्बन एटम्स आर एसोसिएटेड बाय मींस ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी है। अगर हम इस पे एक अटैकिंग रेडियन सपोज H पॉजिटिव आयन डाल देते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो ये क्या करता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है इट गेट शिफ्ट टूवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स। हम यहाँ पर जानते हैं ये जो पाई बॉन्ड यहाँ है इट इज़ बिटवीन टू कार्बन एटम्स, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये किसी भी साइड किसी भी कार्बन पे जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट। तो इस तरह से क्या होगा
ऐसी सिचुएशन, अब यहाँ रहेगा सी सिंगल बॉन्ड सी। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये शिफ्ट हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स कार्बन ऑन राइट, तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, और ये जो दूसरा कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव आयन है चूँकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये उस साइड पे जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फरावानी होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है वो ये कार्बन है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है, इसलिए H पॉजिटिव आयन जो है इट विल गेट अटैच्ड टू दिस कार्बन। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से इस वक्त जो ये शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें क्या हुआ कि ये जो रेजेंट था, अटैकिंग रेजेंट जो था, ये उसी एटम पे अटैच हो गया जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। तो प्लस ई इफेक्ट और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वो है जिसमें अटैकिंग रेजेंट उसी एटम को अटैच हो रहा है जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो अब आपने देख लिया ये जो अल्कीन्स हैं इसमें ये हो रहा है, इसी तरह से अल्काइन्स में भी ये इफेक्ट हो सकता है। तो पॉजिटिव ई इफेक्ट जो है इट इज जनरली ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसी तरह से इसका दूसरा किस्म जो है दैट इज माइनस ई इफेक्ट। इसकी आप एक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो होता है ग्रुप इट इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स और इन कीटोन्स। तो अगर हम या एसिड्स में भी ये ग्रुप मौजूद सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद होता है, अगर हम सपोज इस पे अटैच करेंगे या जो अटैकिंग रेजेंट है सपोज दैट कंटेन सी एन नेगेटिव आयन साइनाइड आयन दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। कार्बन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी तो ये जो साइनाइड है अटैकिंग एजेंट क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये मतलब जो प्रोडक्ट है बनेगा। तो इससे प्रोडक्ट बनने के दौरान क्या हुआ, ये जो हमारा अटैकिंग रेजेंट था, जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल है इस वक्त, अटैकिंग रेजेंट उस एटम पे ऐड नहीं हुआ या उस एटम को अटैच ना हुआ, बल्कि उस दूसरे एटम को जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए, यानी जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए उस एटम पे जब रेजेंट अटैकिंग रेजेंट अटैच नहीं होता है बल्कि दूसरे एटम पे हो जाता है, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये वो फिनोमेना है ये जो होता है ओनली इन द कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी जहाँ पर पाई बॉन्ड होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब हो रही है जब अटैकिंग रेजेंट अटैक करता है, यानी अटैकिंग रेजेंट की मौजूदगी में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर अटैकिंग रेजेंट रिमूव किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस हुए होते हैं वो फिर से अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो इस तरह ये हुआ कि जो इफेक्ट है इट इज़ नॉट ए परमानेंट इफेक्ट, इट्स अ टेम्पररी इफेक्ट। ये सिर्फ हम उसी सूरत में ऑब्जर्व करते हैं व्हेन देयर इज अ रेजेंट अटैकिंग रेजेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो इसके बाद हमने ये देख लिया इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्लस ई इफेक्ट, अनदर इज माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, द अटैकिंग रेजेंट जो होता है it gets attached to the atom to which the electron pair gets displaced, while in case of minus E effect we observe that the attacking reagent gets attached to the atom from which the electron pair gets displaced. So this electromagnetic effect is of two types, plus E effect and minus E effect. Plus E effect is brought about by electrophiles, while as minus E effect is brought about by nucleophiles. तो ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसके बाद एक और इफेक्ट है वो भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस के बारे में हम आपको पिछले केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ रहे थे तो केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने आपको इस रेजोनेंस के बारे में बता दिया है। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल्स देंगे या थोड़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ज़्यादातर रेजोनेंस जो है वी ऑब्जर्व इट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो देयर आर सम
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल जो ये रेजोनेंस फिनोमेना दिखा रहे हैं, तो मगर ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही पाया जाता है। तो रेजोनेंस जो है इसके बारे में आप ये जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यानी जनरली कंपाउंड जो होता है इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड जो है इसकी यही खुसूसियत है कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है दे डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो ये पॉइंट नोट करके रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड depend upon the structure of the compound। प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए अगर हमें किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर मालूम होगी तो हम उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर देखा गया है कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल स्ट्रक्चर। यानी अगर हम किसी कंपाउंड को एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम फिर उस कंपाउंड के लिए एक और स्ट्रक्चर असाइन करते हैं या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी असाइन करते हैं सिर्फ इस गर्ज के लिए ताकि हम उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकें। तो जनरली क्या होता है कि हम कंपाउंड जो होता है उसकी एक ही स्ट्रक्चर होती है, कंपाउंड की एक्चुअली एक ही स्ट्रक्चर होती है और उस एक स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। बट वी ऑब्जर्व दैट इन सो मेनी केसेस वी can't explain all the properties of the compound on the basis of a single structure. So in that case what we do, we assign that compound many structures, more than one structures, and those structures, all those structures can't explain all the properties, but one structure explains some of the properties, another structure explains some other properties, and other structure explains some other properties. In this way all the properties of the compound are explained on the basis of more than one structures। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक ही स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो है इट शोज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए रेजोनेंस जो है इट इज शोन by the compounds which are represented by more than one structures। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, it is shown by the compounds whose property cannot be explained on the basis of only one structure। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, we make more than one structures for that compound। मिसाल के तौर पर एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन जो है, बेंजीन में हम जानते हैं कि बेंजीन की एक स्ट्रक्चर ये है C6H6। इसमें आप देख लीजिए, अगर आप नंबरिंग करेंगे कार्बन एटम्स की बेंजीन के, तो बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं जैसे मैंने बता दिया। इसकी फार्मूला जो है दैट इज C6H6। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं बेंजीन में दे आर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो ये जो पहली स्ट्रक्चर है इसमें डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 2, दूसरा डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड 4, तीसरा डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड 6। तो इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला बिटवीन कार्बन 1 एंड 2, ये वाला सिंगल बॉन्ड है बिटवीन 2 एंड 3। इसका मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है, वाले सिंगल बॉन्ड जो होता है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो अब अगर हम बेंजीन की बात करेंगे, आप देखोगे इस बेंजीन में जो ये बॉन्ड्स हैं बिटवीन 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं दे आर ऑफ द सेम बॉन्ड लेंथ। इनकी बॉन्ड लेंथ में कोई डिफरेंस एक्चुअली है ही नहीं। मगर जो हम स्ट्रक्चर असाइन करते हैं बेंजीन को, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए थी। अब देख लीजिए, चूंकि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट तो है नहीं, बॉन्ड लेंथ तो सब उनकी सेम है, इसलिए हम इस बेंजीन को यहाँ या हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए
हम इस बेंजीन को एक और स्ट्रक्चर असाइन करते हैं। उस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हमने डबल बॉन्ड रखा था बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 2, अब हमने डबल बॉन्ड रखा है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3, 1 और 2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड रखा है। क्योंकि मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सब एक जैसी हैं। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाली लेंथ ऐसी हकीकत में एक्चुअल में है नहीं। मगर हम क्या करते हैं, चूँकि स्ट्रक्चर तो हमारे पास ऐसी है नहीं कि जिससे हम ये दिखा सकें कि ये जो सारे बॉन्ड्स हैं ये एक जैसे हैं, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है इस बेंजीन में सारे बॉन्ड जो हैं दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारे बॉन्ड्स एक जैसे नहीं, यहाँ तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बॉन्ड्स डिफर कर रहे हैं पर एक्चुअली सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी एक स्ट्रक्चर जो है वो ये है, दूसरी स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि बेंजीन की बॉन्ड लिंक जो है ये एक ही स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि बेंजीन की जो टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ऑब्जर्व करोगे कि बेंजीन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से सिर्फ 40% प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे आर एक्सप्लेनड on the base of this first structure, and in the same way remaining 40% properties are explained on the basis of structure second. So in total these two structures represent only 80% properties of benzene. That means there are some other properties also which are to be explained. So for that purpose what we do, we assign some more structures to benzene, and those structures I may draw here. One of them is this structure, then there is another structure, and then there is third structure. This is third structure. So these three structures have been found to explain 20% properties of the benzene. That means in order to explain all the properties of benzene, we take help of 5 structures. Out of these 5 structures, maximum of the properties are explained by these 2 structures. These 2 structures have been assigned by a scientist called Kekule, so they are called as Kekule structures. So Kekule structures explain 80% of properties, while as these 3 structures they have been assigned by another chemist Dewar, so they are called as Dewar structures. Dewar structures just explain 20% of properties. So benzene is represented not by only one structure but 5 structures, and out of these 5 structures some structures explain more properties, while as some structures explain less properties. But since all these structures are used to explain the properties of benzene, so they are called as resonance structures. They are called as resonance structures, or they are called as canonical structures. They are also called as canonical structures, and even they are called as contributing structures. But generally we use the term canonical structures, and these canonical structures of a compound are connected rather by means of a double-headed arrow. A double-headed arrow is put between various resonating structures of the compound. So in this way, when we put a double-headed arrow between the resonating structures, it indicates that these 2 structures are belong to the same compound and they are resonating structures of that compound. That means some of the properties of the compound are explained by on the basis of one structure, other properties are explained on the basis of another structure, but none of these resonating or canonical structures is the actual structure of the molecule. And the actual structure is actually we are unable to draw the actual structures, though now in many cases we have succeeded to explain the actual structure and we now draw the actual structures, but in maximum of the cases we are not able to draw the actual structure. So as I have told you in case of benzene, that if we will see the bond length between the carbon atoms, this bond length is neither a single bond length nor double bond length. It is intermediate between single and double bonds. That means there is a bond halfway between single bond and a double bond. So there isn't any way for us to represent
a halfway bond between single and double. We represent single bond by a single dash, double bond by a two liners, but there isn't a way to represent a bond which may be between the single bond and double bond. So this is why we take the help of so many structures, which we call resonating structure, but the actual structure is something different, and in many cases we are able to draw the actual structure, and same has been done in case of benzene. So far benzene, the actual structure is actually this type of structure. There is a ring of 6 carbon atoms, and in that ring of 6 carbon atoms we have a cloud of delocalized electrons above and below the plane of the ring. That delocalized electron cloud is generally represented by dotted line, but for our simplicity we just draw a full circle between the hexagonal ring. It indicates the actual structure of the benzene, and this actual structure of benzene is called as hybrid structure. And generally what we do when we draw the resonating structures, as I have told you, that we connect these resonating structures by means of double-headed arrows, and when we draw the hybrid structure we put 3 lines between the resonance structure and the hybrid structure. That means after writing the resonance structures, when we draw lines and double-headed arrows between them, then after that, after writing resonance structures, we write down the hybrid structure, and there we put 3 lines, 3 dashes. This presence of 3 dashes after the resonating structure indicates that this structure is the hybrid structure. And this phenomena where we observe that so many structures are used to explain the properties of a particular compound, none of those structures is the actual structure. This phenomenon is called as resonance structure. Structures used to draw to explain the properties are called as canonical structures or resonance structures, and actual structure of the molecule is called as hybrid structure. This phenomena of resonance is shown by a large number of inorganic as well as organic compounds. So for today we will have this much. From tomorrow, inshallah, we will discuss some other examples of this resonance, and the other principles or other important points which are related with this resonance, like resonance energy, hybrid energy, stability of the molecules, and what are the various conditions for writing down the resonance structures. That we will discuss inshallah tomorrow. For today it is sufficient. Assalamu alaikum rahmatullah.